Hello everyone. Today we discuss about the business accounting ratio analysis problems. जैसे कि रेशियो एनालिसिस हमने शुरू करा था तो मैंने इसके रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे एंड थ्रू गूगल क्लासेस एंड मैंने आपको फार्मूले भी डिस्कस किए थे। तो उन्हीं फार्मूले के बेसिस पे हम आज का एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन करते समय हमें एक बैलेंस शीट दिख रही है। बैलेंस शीट जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट होती है एंड लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होती है एंड एसेट साइड एसेट। तो लायबिलिटी साइड में कुछ अंडरलाइंस आइटम्स है तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारे पास शेयर होल्डर फंड है जो कि एक शेयर होल्डर होता है, वो अपनी कंपनी में इन फंड्स को अवेलेबल रखता है। इक्विटी शेयर जो उसके ओन प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो वो अदर शेयर होल्डर फंड से कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है, एंड नेक्स्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारी कंपनी में एक रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट उसके है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में नील है। एंड थर्ड वन है हमारे पास करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी जैसे एट द टाइम या एक साल के अंदर जो हमें पे करनी होती है, दैट इज करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में इन्होंने दो करेंट लायबिलिटी हमको प्रोवाइड कराई है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिट ड्राफ्ट, जिसके अमाउंट उसके सामने ही लिखे हैं। एसेट साइड अगर हम शो करेंगे तो सबसे पहले है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट वो एसेट होते हैं जो करेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब एसेट इसके अंदर इंक्लूडिंग है, इसको हम फिक्स्ड एसेट ही बोलते हैं। सेकंड है करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होता है जो आपको एक साल के अंदर, एक साल तक चलता है सॉरी, जो एक साल तक चलता है, जैसे कि इस स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब हम आपको मेंशन कर रखे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है कि आपको यहाँ पे एक कुछ रेशियोज निकालने हैं जो हम नीचे देख पा रहे हैं। कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। फर्स्ट है करंट रेशियो, सेकंड इज क्विक रेशियो एंड थर्ड है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फोर्थ है प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फिफ्थ है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो एंड सिक्स्थ है हमारे पास कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये जो सारे रेशो हैं वो हमको वन बाय वन कैलकुलेट करने हैं और इन सारे रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सारे फॉर्मूले मैंने आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू दे रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं या जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम सारे रेशोज़ को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास करंट रेशो। तो करंट रेशो अगर हम सॉल्व करने चलते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है ये आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर रखा है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। करंट एसेट कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटी कौन से होते हैं। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो हमें एक साल के अंदर ही रिप्रेजेंट करने होते हैं, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें एक साल के अंदर ही पेमेंट करनी होती है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको दोनों इस बैलेंस शीट में अवेलेबल हैं। जितने भी करंट एसेट हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं और जितनी भी करंट लायबिलिटी आप उनको ऐड कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है वहाँ लिख सकते हैं। करंट एसेट का टोटल आ रहा है हमारा 43595, जो कि ये सारे करंट एसेट को ऐड करने के बाद आ रहा है। सिर्फ करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश, इन तीनों करंट एसेट को आप ऐड करेंगे तो आपका करंट एसेट बन जाएगा। करंट लायबिलिटी हमारे पास दो है बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। इन दोनों करंट लायबिलिटी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास करंट लायबिलिटी बन जाएगी। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.88। 3.88:1। एक चीज़ और है, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन करते हैं हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद किसी भी रेशो को, उसके आगे हमें इस टू या जो उसके डिनोमिनेटर में होगा वो डिजिट लगानी है। अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हमें वन लगाना है, पर लगाना ज़रूर है। रेशो फाइंड आउट रेशो के टर्म्स में ही होना चाहिए। सेकंड रेशो है, सेकंड रेशो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जो है क्विक रेशो।
क्विक रेशो निकालने का अपना एक फॉर्मूला है। क्विक रेशो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई होता है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विड एसिड क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें लिक्विड एसिड वो एसिड होता है जो हमारे करंट एसिड में से स्टॉक और प्रीपेड को एक्सक्लूड करने के बाद हमें मिलता है। यानी कि अपने करंट एसिड में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड माइनस करेंगे तो हमारे पास लिक्विड एसिड अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास लिक्विड एसिड अवेलेबल नहीं है तो हम करंट एसिड भी ले सकते हैं, बट वो उस केस में होगा जब हमारे पास लिक्विड एसिड निकालने के लिए स्टॉक और प्रीपेड ना हो। अगर क्वेश्चन में स्टॉक और प्रीपेड में से कुछ भी चीज़ होती है, अगर दोनों होते हैं तो हम करंट एसिड में से दोनों माइनस करेंगे, अगर सिर्फ एक ही होता है तो एक माइनस करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है हमारा लिक्विड एसिड का। तो करंट एसिड हमने पहले भी क्वेश्चन में निकाला था जो था हमारा 43595। इस 43495 में से अब जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो माइनस कर लेंगे। स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 24730 को हम अपने करंट एसिड यानी कि 43595 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसिड आ जाएगा 18865। करंट लायबिलिटी आपने पहले ही निकाली हुई है जो थी 11250, उसी को एज इट इज़ रखना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्वेश्चन में का आपका आंसर आ जाएगा। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट एसिड निकालने क्विक रेशो या फिर कोई भी रेशो निकालना हो उसमें आपको रेशो सिंबॉलिक टर्म में शो करना होगा। यानी कि इसका आंसर आता है 1.68:1। डिनोमीटर में कुछ फाइंड नहीं हो रहा था तो 1.68:1 हमने इसके आगे लगा दिया। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होता है? अब डेब्ट इक्विटी रेशो जानने के लिए हम इसके बारे में समझते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी यानी कि जितना भी आपने लोन लिया है कंपनी में, आपने जितना भी लोन लिया है और आपने कंपनी में जितना अपना पैसा लगाया है उन दोनों का ही रिलेशन कहलाया जाता है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब लोन, जितना भी आपने एक्सटर्नल लोन्स लिया है, और इक्विटी का मतलब जो हमारा ओन फंड है, जो हमने अपना फंड लगाया है, दोनों का रिलेशन होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। अब जैसे कि अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हमें डेब्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तब तो हम उसको लिख लेते हैं, नहीं तो हमको क्वेश्चन में ये सब चीज़ें ढूंढनी होंगी। जैसे कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि बिल्स पेबल और क्रेडिटर, सिर्फ हमें यही दो एज अ डेब्ट दिख रहे हैं। डेब्ट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार, और लेनदार जिससे आपने पैसा लिया हो, तो एक तरह से हमने डेब्ट लिया है तो क्रेडिटर भी हमारा डेब्ट हो जाएगा। एंड बिल्स पेबल जिसका पेमेंट आपको करनी है यानी कि आपके ऊपर उसका डेब्ट है, तो ये भी हमारा डेब्ट में काउंट हो जाएगा। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों को ऐड करेंगे और डेब्ट की वैल्यू में लिख देंगे, यानी कि हमारे पास डेब्ट बन गया 11250 अगर इन दोनों की वैल्यू ऐड करते हैं तो। अपॉन इक्विटी, इक्विटी मतलब जो हम अपनी कंपनी में अपने पैसा लगाते हैं, जैसे कि इक्विटी जो रियल ओनर होते हैं, प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स जो सिर्फ कंपनी में पैसा लगाते हैं, एंड रिजर्व जो सिर्फ हमारी कंपनी में पैसा अवेलेबल होता है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 एंड रिजर्व सरप्लस है 42,250। तो ये तीनों ही पैसा हमारा इक्विटी का पैसा है, यानी रियल ओनर का पैसा है। इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा इक्विटी